नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम जनपद चमोली के ब्लॉक मुख्यालय पोखरी में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा जी। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुंह में तो मेरा भाजपा की जगह कम्युनिस्ट आ गया था, क्योंकि आप लंबे समय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं, करीबन 25-30 साल, और हाल ही में आपका पदार्पण भाजपा में हुआ है। पहले तो हम अगर जो कम्युनिस्टी पृष्ठभूमि रही, आपने एक लंबे जन संघर्षों के साथ आप खड़े रहे हैं, आंदोलनों में हमने आपको देखा है और लड़ते भिड़ते देखा है। वहां से भाजपा का जो आपका पदार्पण हो, इस पे क्या टिप्पणी? नहीं, मेरा ये कहना, ये बात तो सच है कि मेरा पुराना रिश्ता वामपंथ से रहा है, लेकिन कुछ कारण हैं कि भारतीय समाज में जो धर्म है वो भारतीय समाज की एक नीड है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ भारतीय समाज का एक चिंतन, आस्था भी है। और वामपंथ की एक थोड़ी सी कमी यहाँ ये दिखती है कि आपने उसको टच नहीं किया। आपने धर्म, आस्था और परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ की चिंतन परंपरा को समझा नहीं है, जिस कारण आप पूरा का पूरा वामपंथ का एक परंपरा जो है हाशिए की वस्तु बन गया है। रही बात चिंतन और विचारधारा की, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखना चाहेंगे कि हम अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों, विचारधारा को कैसे इस समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, तो उसके लिए राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर होता है, जो संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या संसदीय सेटअप है। संसदीय सेटअप में वामपंथ फेल होता जैसा दिखता है। हम चाहेंगे, मेरे जैसे आदमी चाहेगा कि आप उसको बेहतरी से इस्तेमाल करें, तो मौजूदा समय में धर्म आस्था के आगे भारतीय समाज जो है चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार जैसे संगठनों के साथ भारतीय समाज चल रहा है। दुनिया में एक ऐसा देश कोई भी नहीं है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ रहा है, अपनी परंपरा को छोड़ रहा है। तो भारत में संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और दुनिया में एक नई तरह की राजनीति, विरासत और भारत को आगे बढ़ाने, विश्वगुरु जैसा एक नारा देने में सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कोई बुरी बात नहीं है कि इस परंपरा के साथ जुड़ करके हम उस मकसद को हासिल कर सकते हैं संसदीय राजनीति में, जो हमने कभी सोचा था, जिसके लिए संघर्ष किया था, जिस पर हम लड़े थे, तो वो हम पूरा कर सकते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी आ जाता है कि जब आप भाजपा में आ ही गए थे, प्रदेश स्तर की राजनीति आपने हमेशा की है, और हमने देखा है कि भाजपा के और कांग्रेस में तमाम दलगल हुए, कि दल बदल वहाँ पे हुई, भाजपा के कांग्रेस में, कांग्रेस की भाजपा में। और वहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा ने, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनको किसी न किसी पद पर एडजस्ट किया है। किसी का विधायक का टिकट दिया गया, किसी को सांसदी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, या अन्य दर्जाधारी मंत्रियों का दर्जा वहाँ पे। आप प्रदेश स्तर से क्यों जिला स्तर पर आ गए हैं, किस तरह से? लेकिन मेरा ये कहना है, हमारी लड़ाई एक समय में जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के थी, हिमालय बचाओ के सवाल को लेकर के थी, यहाँ के पर्वतीय घाटी माटी के सवाल को लेकर के थी, गांव गरीब और किसान के सवाल को लेकर के थी। इन सवालों को लेकर के, पहाड़ और पहाड़ के पर्वतीय वासी के, सीमांत के अंतिम गांव के लिए हमारी लड़ाई थी। हमारे केंद्र के, राजनीति के केंद्र में हमेशा वो रहे हैं, संघर्ष के केंद्र बिंदु वही रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, तो मैंने फिर ये नहीं देखा कि मुझे विधायक, MP, MLA इस सब का टिकट मिले। मेरा ये कहना था कि एक लंबे समय में संघर्ष के दौरान जब हम जिन चीज़ों को पूरा नहीं कर सके, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री जी, वर्तमान के, और इस सत्ता के साथ कई अधिकारी, कर्मचारी, या फिर ये कह सकते हैं जमीन से जुड़े नेताओं के साथ संपर्क किया। तो मुझे लगता है कि सत्ता से दूर रह करके आप अलग थलग से कोई राजनीतिक परिकल्पना के आधार पर चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
उन तमाम चीज़ों को साकार करने के लिए आपको एक उचित प्लेटफॉर्म चाहिए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जो अभी चलायमान स्थिति में है, जो अभी गतिमान स्थिति में है। आप अलग थलग खटारा गाड़ी में बैठ करके आप कई किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे केंद्र बिंदु में फिलहाल विकास के सवाल हैं, जिन सवालों को हम सत्ता के साथ शेयर करके पूरा कर सकते हैं। अभी हमारी इच्छा ये नहीं थी कि हम कोई MP MLA जैसे किसी शेयरिंग करके उनके यहाँ चले गए। ऐसा मेरा विषय नहीं था। पिछले एक साल में अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें, जो 5 साल में महेंद्र प्रसाद भट्ट जी यहाँ पे विधायक रहे हैं, MLA रहे हैं, उनके कार्यकाल से लोग काफ़ी असंतुष्ट थे और उसके बाद आप भी भाजपा में आए, आपका पदार्पण भाजपा में हुआ। आप लोगों ने मिलजुल कर चाहा कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव हैं उसमें पुनः सत्ता वापसी, लेकिन ये नहीं हो पाया। क्या जनता का आक्रोश था भाजपा के प्रति, जो जिस तरीके से काम नहीं हुआ, किस तरह से देखते हैं? नहीं, लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं ये मानता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा बाकी विधानसभाओं से एक अलग किस्म की विधानसभा है। लोग उसको महेंद्र भट्ट या किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हार से ये मानते हैं कि बीजेपी का यहाँ या व्यक्ति के खिलाफ वातावरण था। ऐसा नहीं है। टैक्टिकली आप ये देखिए कि यहाँ SC और ट्राइबल का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है। जो कम्युनिकेशन का सवाल है, का जातीय ध्रुवीकरण का सवाल है, उस सवाल पर परंपरागत तौर पर दलित शोषित SC का बड़ा वर्ग अभी भी कांग्रेस के साथ था। तो टेक्टिकली जीत ये कांग्रेस की है। टेक्टिकली जीत, कांग्रेस की कोई लोकप्रियता नहीं है यहाँ, और बीजेपी के खिलाफ कोई वातावरण नहीं है। देखिए आप 4% ट्राइबल है और बाकी 22% के आसपास SCs है। लेकिन संघ के लोगों ने एक समरसता विचारधारा के आधार पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दलित शोषित ट्राइबल के लोगों के बीच में बहुत व्यापक कार्यक्रम आयोजित करे हैं। समरसता उनको आगे लाने का, उनके बीच में उन्हें आगे बढ़ाने का, सामाजिक चिंतन के आधार पर उनको सांस्कृतिक मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का जो कार्य योजना, जो बीड़ा उठाया, जो कार्य योजना बनाई है, उसके सकारात्मक परिणाम होंगे आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में बद्रीनाथ फिर से बीजेपी का होगा। इसमें मैं नहीं मानता हूं कि महेंद्र भट्ट की कोई असफलता है। क्या माने कि भविष्य में जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हुए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा की बात करें तो बहुत ज़्यादा भिन्नता दोनों की विचारधाराओं में है। आप क्या भाजपा में एडजस्ट कर पा रहे हैं खुद को? नहीं, बहुत सारे सवाल एडजस्ट होने का जो सवाल है उसमें तो जब आदमी रूम चेंज करता है तो उसमें भी काफ़ी समय तक व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है। वैचारिक व्यवस्था बनाने में हमने वो बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया, चिंतन किया, उनके शिविरों को ज्वाइन किया, उनके बड़े बौद्धिक किस्म के जो बौद्धिक देने वाले विद्वान लोग हैं उनके साथ परिचर्चा करी। तो हम पाते हैं बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मार्क्स लेनिन से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को अगर हम पढ़ें तो रोटी कपड़ा और मकान, अंतिम आदमी के लिए क्लास स्ट्रगल की बात करना, वर्ग संघर्ष की बात करना, वो कम्युनिस्टों का एक विचारधारा थी। लेकिन अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखें तो एकात्म मानववाद का सिद्धांत भी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है। तो मुझे ये खुराक भी यहाँ मिलती है और मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, उसको पूरा किया जा सकता है। चलिए, अगर आपकी भविष्य की प्लानिंग की बात करें तो किन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ भविष्य की प्लानिंग की जा रही है? मैं ये मानता हूँ कि मेरा ज़्यादातर इच्छा ये थी कि अगर हमें पूछा जाए किसी स्तर पर, तो जो उत्तराखंड बनने का जो सवाल था, उत्तराखंड बनने का जो मूल अवधारणा थी, राज्य के विकास के नियोजन के सवाल पर, राज्य में विकास के किस पायदान को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना, कैसे ठीक करना है,
पानी की व्यवस्था को कैसे ठीक करना है, जो एशिया का वाटर बैंक है, भंडारण है यहाँ पानी का, और उसके बहुत सारे गांव आज भी प्यासे हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। हिमालयी क्षेत्र में बेशकीमती जड़ी बूटियों का भंडार है, जड़ी बूटियों के कृषिकरण के क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है और कैसे वो रोजगार के रूप में तब्दील हो सकते हैं, इस पर काम किया जा सकता है। आज भी पहाड़ों में मकान बनते हैं और सहारनपुर, बरेली, वहाँ से लकड़ी पहाड़ में आते हैं, खिड़की दरवाजे पहाड़ में आते हैं। पर साल जो है अरबों का जंगल जल करके, अरबों की संपत्ति जल करके मई जून में स्वाह हो जाती है। तो यहाँ की लकड़ी और यहाँ के लकड़ी का काष्ठ कला के रूप में कैसे तब्दील हो जाए, इन 3-4 चीज़ों पर यहाँ काम करने की आवश्यकता थी। जैसे जल जंगल जमीन का इश्यू भी इसी से पूरा हो सकता था। बहुत सारे सवाल हैं इस पर। सरकारों को नियोजन जैसे विषय पर जनता के द्वारा अनेक सुझाव जो मांगे जाते हैं, उस पर एक मैकेनिज्म तैयार करने का सवाल था। इस पर पूछा जाता तो इस पर हम अपनी राय भी किसी स्तर पर दे सकते थे, लेकिन पूछेंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो इसमें मेरी इच्छा है कि इसमें हम मशविरा करके गवर्नमेंट के अनेक उस पर आगे बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। पूछेंगे का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ छोटे कार्यकर्ता की भी सुनी जाती। आपसे अभी तक पूछा नहीं, यही नहीं, मेरा ये नहीं कहना है कि नहीं पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा कि देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो वो आदमी जिसको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है वही तो सत्ता का संचालन करता है। तो सत्ता में जो निर्वाचित व्यक्ति होता है, सत्ता तो उसकी होती है। अभी बीजेपी के को निर्वाचित किया है, सारी जगह बीजेपी को वोट मिला, तो सत्ता उसकी है। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार के अनेक, केवल मुख्यमंत्री जी से मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल नहीं है, मेरा ये कहना है कि सत्ता के अनेक इंस्ट्रूमेंट, सत्ता के अनेक केंद्र, शासन प्रशासन, ब्लॉक, मंडल, बहुत सारे केंद्र होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी भी अगर पूछती है तो उन्हें भी राय देंगे। कभी ब्लॉक में, ब्लॉक का खंड विकास अधिकारी के माध्यम से कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो वहाँ भी राय दी जा सकती है। तहसील प्रशासन को राय दी जा सकती है। जिले में छोटे से सवाल पर कैसे क्या हो सकता है, उस पर राय दिया जा सकता। पिछले दिनों हमने जड़ी बूटी शोध संस्थान पर अपनी राय दिया, सरकार ने उस राय को माना है। बहुत सारे हैं। तो हिमालयी क्षेत्र की विशेष बहुत विषम परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विकास के अनेक केंद्रों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अनेक संसाधनों को जुटाया जा सकता है। तो इस पर अनंत मशवरे होंगे। उत्तराखंड राज्य की आपने बात की, उसका जिक्र आपने किया है। जो यहाँ की मूल अवधारणा में था जल जंगल जमीन, और खास तौर पे जो बुनियादी मुद्दे यहाँ के थे, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, ये यहाँ के बुनियादी सवाल थे। हम आज भी देख रहे हैं कि अगर हम केवल अपने पोखरी ब्लॉक की बात ले लें तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र ऐसे हैं कि जो हाशिए पे हैं। पॉलिटेक्निकल अधर में लटका हुआ है, अन्य महाविद्यालयों में पूरे वहाँ पे संसाधन नहीं है। ये मसले कब हल होंगे, जबकि 2 बार बीजेपी सत्ता में आ गई है, दोबारा 2 बार लोगों ने डबल इंजन सौंप दिया। मेरा ये कहना है, विकास की संभावनाएं भी अनंत होती हैं और जनता की आकांक्षाएं भी अनंत होती हैं। ऐसा नहीं है कि विकास हुआ नहीं है। आप देखेंगे तो ऑल वेदर रोड एक नायाब नमूना है दुनिया के लिए। हिमालय अगर हम बुनियादी सवालों की बात जो इसके मूल अवधारणा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ऑल वेदर रोड एक नायाब नमूना है। रेलवे का, आप सुरंगों को, जिस पहाड़ पर मजाक में लोग कहते थे कि बाज नहीं चढ़ सकता है और राजनीति में लोग कहते थे हाथी नहीं चढ़ सकता है, उस पहाड़ पर रेल चढ़ने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं पिछले समय में, कई जगह कॉलेजों की स्थापना हुई है, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण हुआ, विस्तारीकरण हुआ है। अभी मोदी जी की सरकार का कहना है कि आप जो है प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। ये बहुत कुछ हो भी रहा है, अब बहुत कुछ होना भी बाकी है। जो आपके सवाल हैं मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, बहुत सारी जगह डॉक्टरों की जरूरत भी है। लेकिन पिछली सरकारों के समय की अपेक्षा भाजपा की सरकार में डॉक्टर भी आए हैं, टीचर भी आए हैं,
विभिन्न विभागों में अधिकारी भी आए हैं। अभी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटों में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नए नए इंजीनियर भी आए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांवों तक जहां सड़क नहीं जा सकती थी वहां सड़क पहुंची है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारे गांवों में चली गई है, अभी भी कुछ गांवों में जानी बाकी है, लेकिन जो आज़ादी के 70 साल में नहीं हो सका वो 5-10 साल में पूरा हो गया है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन मैं देखता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे है। कहते हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो नेता नहीं पैदा कर पाई है। केवल उनके पास भाजपा में महेंद्र प्रसाद भट्ट जी है और कांग्रेस में राजेंद्र भंडारी जी हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा की एक नए नेता के तौर पे अब हम अगर दूसरे विधायक अगर उनको दूसरी जगह जिम्मेदारी दी जाए तो यहाँ से आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेता नहीं है भाजपा में। भाजपा में बहुत सारे नेता हैं। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा में केदार सिंह फोनिया जैसे बहुत दमदार नेता रहे हैं। बाकी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। महेंद्र प्रसाद भट्ट जी भी एक लोकप्रिय नेता हैं। उनका अभी विधानसभा वो पिछले दिनों चर्चा थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और यदा कदा संघ भाजपा में उनकी बहुत बड़ी हस्तक्षेप और पूछ भी होती है। उनकी साफ सुथरी समझ भी है और कार्यकर्ताओं से साफ गोई से। अभी हमारे जिला अध्यक्ष इसी बद्रीनाथ विधानसभा के हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी इसी विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कांग्रेस के पिछले दिनों, मैं एक बात बताऊंगा, पिछले दिनों से कुछ लोग हैं, आप देखेंगे कि एक दूसरी पार्टी से बहुत कुछ बड़े दिग्गज नेता फिर से बीजेपी में आने वाले हैं। तो अगर यहाँ ये ऊपरी स्तर पर कहीं बातचीत चल रही है तो इसी बद्रीनाथ विधानसभा के होंगे जो भाजपा को ज्वाइन करेंगे। तो अगर इस भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं हैं तो फिर लोग दूसरे दलों से लोग इधर क्यों टकटकी लगाएंगे। एक कुशल नेतृत्व के ही आगे लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बद्रीनाथ विधानसभा में भी और इस जिले में भी प्रभावशाली नेता दूसरे भी हैं। मैं अपने को किसी के आगे नहीं करना चाहता हूं। मैं अभी सामंजस्य के साथ चलना चाहता हूं। इस पर मैं इतना ही कहूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे आनंद सिंह राणा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। एक नई वीडियो में आपके बीच इसी तरह से हाजिर होंगे। नमस्कार।